हाय, हम इग्नो का प्रोग्राम कोड BA PAH, ठीक है, जिसका कोर्स कोड है BPSC 105। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले ब्लॉक 1 में हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में समझेंगे, जिसके यूनिट 1 में हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर, फिर स्कोप, ये सब हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और उसको किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, ये हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, जिसमें पब्लिक सर्विस और इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के क्या रोल है, इस पब्लिक सर्विस के क्या रोल है इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ये यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ब्लॉक 2 जिसमें सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इसके यूनिट 4 में हम सिविल सर्विस इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट, आज के समय में सिविल सर्विसेज किस तरह से चेंज हो रही है ये देखेंगे। जब हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सिविल सर्विस में बिकॉज ऑफ चेंजिंग द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विस में भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट 5 में पर्सनल एजेंसीज, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज है फॉर द पर्सनल, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनके रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे UPSC हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उसके बाद SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सब हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद जो यूनिट 6 में जो सेंटर और स्टेट की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है, उसमें किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से ट्रेनिंग पैटर्न होता है, ये सब हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। यूनिट 7 में हम सेंट्रल और स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो, अगर उनमें कोई भी ग्रीवेंसेस आती है, ठीक है, अपने जॉब से रिलेटेड, तो वो कहाँ पे उस अपने ग्रीवेंसेस का, अपने जो भी प्रॉब्लम का कहाँ पे रिड्रेसल करेंगे, कहाँ पे उनको जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान मिलेगा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो ये इसका क्या रोल होता है, किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को अप्रोच कर सकते हैं, ये सब हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे। फिर आता है ब्लॉक 3 जिसमें हम पर्सनल मैनेजमेंट, ओके, जिसमें पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, हम किस तरह से पर्सनल मैनेजमेंट की पॉलिसी बना सकते हैं और उसको प्रैक्टिस में ले आ सकते हैं, ये ब्लॉक 3 में पढ़ेंगे। जिसमें यूनिट 8 में हम पर्सनल पॉलिसी, फिर उसके बाद यूनिट 9 जिसमें किस तरह से रिक्रूटमेंट होता है, रिजर्वेशन इन सर्विस, क्या क्या रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ है, ठीक है, ये सब डिटेल में हम रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना होता है और उनको किस तरह से और बेहतरीन बना सकते हैं एज़ पर द सिनारियोस। ठीक है, ये सब हम यूनिट 9 में पढ़ेंगे। फिर क्या प्रमोशन पॉलिसीज़ होती है पर्सनल की, ठीक है, और उसको किस तरह से और बेहतरीन बनाया जा सकता है, और ये प्रमोशन किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल नेचर का हो सकता है, ये हम यूनिट 10 में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 11 में हम ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करेंगे, जो कि एक पर्सनल मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है इन सेंस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट 12 में सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम जो पर्सनल होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, ठीक है, उनके लिए सैलरी देना कितना इम्पोर्टेंस हो जाता है उनके मोटिवेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल के इंटर जो रिलेशन होते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इसको हम यूनिट 12 में पढ़ेंगे। उसके बाद किस तरह से हम परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते पर्सनल का, कि हम अगर उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, अप्राइजल देंगे, तो वो और बेहतरीन काम करेंगे। ये सब चीज़ें हम डिटेल में यूनिट 13 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एट लास्ट ब्लॉक 4 जिसमें हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में जो रिलेशन होता है, जो काम देने वाला होता है ऑर्गेनाइज़र,
ठीक है, और जो काम करता है ऑर्गेनाइज में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बीच में, ये दोनों के बीच में रिलेशन कितना इम्पोर्टेंस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करने के लिए, ये हम ब्लॉक 4 में पढ़ेंगे। जिसमें यूनिट 14 में हम एम्प्लॉयज़ यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 15 में हम राइट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसके क्या क्या अधिकार है, ठीक है, ये हम यूनिट 15 में पढ़ेंगे। तो इस जो किताब में जो बीपीएससी 105 है, इसमें हम ये टोटल जो 4 ब्लॉक पढ़ेंगे, जिसको हम 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं यूनिट 1, ब्लॉक 1 का यूनिट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका नेचर किस तरह से और इसका स्कोप कहाँ तक है, ये इस यूनिट में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर नेचर किस तरह से होता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर इसका इवोल्यूशन और डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, फिर स्कोप देखेंगे हम, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये हम एट लास्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो इस यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। People are essential for any organization which convert them into human resource or personal resource through systematic planning, proper education and adequate training। ठीक है, जो लोग होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। हम उनको एक सिस्टमेटिक प्लानिंग से, प्रॉपर एजुकेशन से और एडेक्वेट ट्रेनिंग देके हम उनको पर्सनल को एक ह्यूमन रिसोर्स और या हम पर्सनल रिसोर्स भी बोल सकते हैं के तौर पे यूज़ कर सकते हैं थ्रू सिस्टमैटिक प्लानिंग। द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स मैन पावर। ठीक है, जो सक्सेसफुल है, मतलब सक्सेसफुल होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये डिपेंड करता है वहाँ के मैन पावर के ऊपर, एंड वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होगी, किस तरह की लीडरशिप होगी, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो या ऑब्जेक्टिव, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन जो बना है, उस ऑब्जेक्टिव के साथ, उस गोल के साथ उसको अचीव नहीं कर सकते अगर हम ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं करें तो। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल कैन बी डिफाइन एज, तो हम ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन कर सकते हैं द सम टोटल ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड ऑफ पीपल इन सोसाइटी। तो हम ह्यूमन कैपिटल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, उनका नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड किस तरह का है, ठीक है, उनके पास कितनी नॉलेज है, क्या स्किल है, कौन सा काम वो करना जानते हैं और क्या सोच है उनकी, ठीक है, किस लेवल तक की उनके पास स्किल है, ये टोटल हम कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल। मतलब उस व्यक्ति को हम एज अ कैपिटल यूज कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अगर उसके पास टोटल सम ऑफ, मतलब अच्छा नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड होगी तो। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पजेस अ मेजर चैलेंज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जैसे कि इंडिया के लिए। मैन पावर प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को अगर डेवलप करना है तो हमें मैन पावर प्लानिंग की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन मैन पावर प्लानिंग वेदर मेड बाय गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू द इंडिविजुअल एंड डू नॉट एप्रिसिएट। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है एक ह्यूमन रिसोर्स का, वो आइदर हम गवर्नमेंट के थ्रू कर सकते हैं, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट के अच्छे रूल रेगुलेशन
गवर्नमेंट के अच्छे वेलफेयर प्रोग्राम या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, उसके जरिए हम ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट दे इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी के समय में हम देख रहे ह्यूमन कैपिटल के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ये बाय द टाइम ये इंक्रीज ही होते जा रहा है, ठीक है। Thus, human resource is an important part of all the resources available to an organization। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। दो फाइनेंशियल रिसोर्स जिसके अंदर आता है इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। उसके बाद फिजिकल रिसोर्स जिसके अंदर वर्क प्लेस, मशीनरी, ये सब हम फिजिकल रिसोर्स के अंदर गिनते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स के अंदर हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज विच इज़ मोस्ट वाइटल एज इट जनरेट ऑल अदर रिसोर्सेज। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स हम अच्छे से बनाएं, एक लोग को जो काम करता है व्यक्ति, अगर उसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्किल ये देंगे तो वो बाकी के रिसोर्स जैसे कि वो फाइनेंशियल रिसोर्स भी जनरेट कर सकता है खुद ही, और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकता है, और फिजिकल रिसोर्स को भी वो जनरेट कर सकता है और उसको यूटिलाइज कर सकता है एडेक्वेट और सही मात्रा में। तो इसीलिए बोला गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ अ वेरी वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। Adequate utilization of human resources would automatically lead to optimum utilization of financial, physical and technological resources। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम सही मात्रा में, ठीक है, यूटिलाइज करें, एडेक्वेट यूटिलाइज करें, जितनी ज़रूरत है उतनी यूटिलाइज करेंगे तो वो क्या करेगा, बाकी के जो रिसोर्सेस है जैसे फाइनेंशियल हो गया या फिजिकल हो गया या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस हो गया, उनको ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, लीड करता है और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द डिज़ायर गोल विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इन सब रिसोर्स को अच्छे से इफेक्टिव मैनेज नहीं कर सकता है अगर वो ह्यूमन रिसोर्स को इग्नोर करता है तो। बट द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन कैपिटल एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। एज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डील विद द मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो हम ये किताब पढ़ रहे हैं इसमें मेनली हम ये पढ़ेंगे किस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स के तरफ ज़्यादा ध्यान देके किस तरह से इसमें डेवलपमेंट ला सकते हैं, कौन से रिफॉर्म ला सकते हैं और इसको किस तरह से बेहतरीन रिसोर्स बना सकते हैं जिसके वजह से हमारे जो बाकी के रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज हो सके, एक सही ढंग से यूटिलाइज हो सके। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम मेनली इसी के बारे में बात करेंगे। द स्टडी ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट एज्यूम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का हमें हर एक वो चीज़ जानना ज़रूरी है और उसी के वजह से बाकी का जो रिसोर्स है और मेनली जो ह्यूमन रिसोर्सेस है ये हमें इम्पोर्टेंट नज़र आता है। अगर हम ये इम्पोर्टेंट नज़र आ गया तो बाकी के रिसोर्स ऑटोमेटिकली वो अच्छे यूटिलाइज हो जाएंगे इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।